हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे दैनिक जीवन से भी बहुत गहरा संबंध है। और वह विषय है, जानते ही होंगे, आपने थंबल से ही पता कर लिया होगा कि वह कौन सा विषय है। हाँ जी हाँ दोस्तों, वह कौन सा विषय है? वह आपका गणित विषय है। तो हम जानेंगे कि आज गणित है क्या, गणित की परिभाषा क्या है। ठीक है, और गणित की परिभाषा को अलग अलग वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे उसको परिभाषित किया है। तो आइए हम समझते हैं। तो हम सबसे पहले आपको कुछ ऐसे मोटिवेट करना चाहते हैं कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिलों को दुख ना दे यूं ही, अपने दिलों को दुख ना दे यूं ही, इस जमाने के बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे, वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है इंसानों के लिए, यही बेहतर है इंसानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास जो हर एक टॉपिक होती है, उस टॉपिक के पीछे कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक होता है, कुछ मोटिवेशन होता है। तो मैं यही बोला हूँ कि वक्त के साथ साथ आप चलते रहेंगे तो यही बेहतर है, किसके लिए? इंसानों के लिए। जी हाँ, अब हम चलते हैं अपने इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताया कि बहुत ही हमारे दैनिक जीवन से क्या है, गहरा संबंध है। तो सबसे पहले समझेंगे कि गणित है क्या। ठीक है ना? गणित, जिसको इंग्लिश में मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथ। अब गणित है क्या, आपको यह समझना है। सिंपल एक लाइन में जानिए है कि गणित वह शास्त्र है। गणित क्या है? वह शास्त्र है जो घटनाओं पर क्या है, आधारित है। गणित वह शास्त्र है जो घटनाओं पर क्या है, आधारित है, और जिसमें गणनाओं की क्या होती है, प्रधानता होती है। मतलब कहा जा रहा है कि गणित जो होती है वह घटनाओं पर आधारित होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि गणनाओं की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक। अब इसके हम अगर परिभाषा पे चलें तो परिभाषा जो है, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से बताया है। तो परिभाषा सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, लाक के अनुसार। वैज्ञानिक किसके अनुसार? लाक के अनुसार। लाक के अनुसार। लाक के अनुसार। लाक क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, कि गणित वह मार्ग है, गणित वह मार्ग है, गणित वह मार्ग है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क, क्या कहा जा रहा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में, बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की, तर्क करने की, तर्क करने की आदत स्थापित होती है, होती है। जी हाँ दोस्तों, एक लाक के अनुसार एक गणित की क्या है, परिभाषा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत क्या होती है, स्थापित होती है। यही हमारा क्या है, गणित का क्या है, मार्ग है। जब बच्चों को अंदर, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में तर्क करने का विचार आता है कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, 2 दूना 4 कैसे आया, तो ये एक तरह से तर्क करना होता है। और जब वो तर्क करने की आदत उनके अंदर स्थापित हो जाती है तो माना जाता है कि उस बच्चों को गणित का क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। ठीक। अब हम चलते हैं हागवेग के अनुसार। वैज्ञानिक हागवेग के अनुसार, वैज्ञानिक हागवेग के अनुसार। अब वैज्ञानिक हागवेग ने
क्या बताया है गणित की परिभाषा में, ये सब रिसर्चर हैं और समय समय पर क्या करते हैं, बच्चों के साथ रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके परिभाषा को निखार कर लाते हैं। तो हार्वेग बोलते हैं कि गणित जो होती है, गणित गणित सभ्यता व संस्कृति, गणित जो है वह सभ्यता व संस्कृति का क्या है, दर्पण है। क्या है, दर्पण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हार्वेग ने क्या बोला कि गणित सभ्यता व संस्कृति का क्या है, दर्पण है। और वास्तव में गणित, अगर हम गणित अच्छे से जानकारी हमें है तो हमारे अंदर सभ्यता भी और संस्कृति ये दोनों निखर कर आएगा। इसलिए बोला जाता है कि गणित जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही गहरा क्या है, संबंध है। तो समझ में आ गया कि हार्वेग ने क्या बोला कि गणित सभ्यता व संस्कृति का क्या है, दर्पण है। अब हम चलते हैं तीसरे वैज्ञानिक जिसका नाम है रोजक रोजक बेगन। कौन सा है, रोजक बेगन ने भी परिभाषा दिया है। क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा कि गणित गणित वह विज्ञान है, गणित वह विज्ञान है, गणित वह विज्ञान है जिसे हम सिंह द्वार व कुंजी कहते हैं। गणित क्या है आपका, कहा जा रहा कि गणित वह विज्ञान है जिसे हम क्या कहते हैं कि सिंह द्वार वह क्या है, कुंजी है। तो बोल सकते हैं कि गणित वह विज्ञान, यानी गणित सभी विज्ञानों का क्या होता है, सिंह द्वार वह कुंजी होता है। दिमाग में सेट होना चाहिए कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार वह क्या है, कुंजी है। तो यहाँ मैं बोला हूँ कि गणित वह विज्ञान है जिसे हम सिंह द्वार वह क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि रोजक वेगन ने ही बोला था कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार वह क्या है, कुंजी है। इसीलिए तो कहा गया है कि गणित विज्ञान की क्या होती है, रानी होती है। गणित विज्ञान की क्या है, रानी है। दिमाग में सेट होना चाहिए आपके कि गणित क्या है, गणित विज्ञान की क्या है, रानी है। गणित किसका भी रानी है, गणित विज्ञान की रानी है, गणित विज्ञान की रानी है। आई होप आपको यह परिभाषा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें सभी विषयों में से एक विषय सबसे कठिन लगता है। वह विषय क्या लगता है, कठिन, आपका मैथ लगता है। लेकिन जो बच्चे बड़े हिम्मत और साहस के साथ जुटते हैं कि नहीं कठिन नहीं है, आसान है, तो उन बच्चों के लिए मन मस्तिष्क में एकदम एक तरह से यह सोच आ जाती है कि गणित तो बहुत क्या है, आसान है। और गणित आप अगर अपने दैनिक जीवन में नहीं लेकर चलते हैं, नहीं पढ़ते लिखते हैं, तो हर समय हर स्थिति हर परिस्थिति में आपको कहीं ना कहीं तो गणना करना ही पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि गणित के बिना जीवन क्या है, अधूरा है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको गणित सब्जेक्ट लेकर तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। तो हम चलते हैं अब आपके कुछ सिलेबस पर, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये बताना था आपको कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं थोड़ा सा आप जानकारी में रखें कि गणित क्या होता है। मेरे बताने का मतलब ये था कि आपके अंदर गणित का एक हिम्मत बढ़े, क्या बढ़े, हिम्मत बढ़े, और गणित से आप पीछे ना भागें। ठीक, अब हम चलते हैं क्लास 10वीं का पहला चैप्टर मैथ का है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। शॉर्ट स्क्रीन लेना है इसको तो आप ले सकते हैं। आराम आराम से पढ़ते चलिए। सब आपको मैथ में आज आपको जीरो लेवल से उठाऊंगा। ठीक है, जीरो से आपको हीरो बनाकर छोड़ूंगा। ठीक है, कैसे आपको मैथ नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए क्लास 10वीं का, कक्षा 10, 10th हो गया, मैथ सब्जेक्ट हो गया, चैप्टर चैप्टर 1 है आपका
क्या नाम है? वास्तविक, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, अब हमें इस चैप्टर में गणित में आपको समझना है वास्तविक संख्या। पहले हम चैप्टर को शुरू करने से पहले, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। लेकिन वास्तविक संख्या तो चैप्टर का नाम है, लेकिन वास्तविक संख्या के पीछे भी हमको चलना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या के पीछे कौन कौन सी संख्या है, उसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मुझे जानकारी होना चाहिए कि संख्या है क्या। ठीक, सबसे पहले जानकारी लेना है कि संख्या क्या है। संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि संख्या जो होती है वह एक तरह से गणितीय वस्तु होती है। कैसी वस्तु होती है? गणितीय वस्तु होती है। तो आप अच्छे से समझेंगे संख्या के बारे में। ठीक है, कि वे गणितीय वस्तुएं, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग, जिनका उपयोग गिनने, कामा मापने, गिनने, कामा मापने और नामकरण करने के लिए, और नामकरण करने के लिए, करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? करने के लिए करते हैं, करने के लिए करते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैथ का एक एक टॉपिक आसान भाषा में समझाते चलेंगे, और जब आप समझते चले जाएंगे तो प्रश्नावली आप अपने आप स्वयं लगाते चले जाएंगे। तो आप देखिए, संख्या की परिभाषा क्या हुआ? संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नंबर। संख्या वही कहलाएगा जो गणितीय वस्तुएं, जो गणना करने के योग्य हैं, उसको, जिसको हम गणना कर सकते हैं, वे गणितीय वस्तुएं जिनके, यानी जिनका उपयोग गिनने और मापने और नामकरण करने के लिए करते हैं। तो दिमाग में सेट होना चाहिए, क्या बोला गया है कि गणितीय वस्तुएं। क्या होना चाहिए? गणितीय वस्तुएं जहां आप गिनती कर सकते हैं। अब रेत ले लिया जाए और आपसे कहा जाए कि रेत को गणना करो, तो रेत को गणना तो कर नहीं पाएंगे, तो गणितीय वस्तुओं में तुम्हारा हुआ नहीं। लेकिन जब एक क्लास में बच्चे बैठे रहेंगे तो क्लास में बोला जाए कि आपसे कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो गणना करने के क्या है? योग्य है। किसी ड्रम में आपका पानी भरा हुआ है, आपसे कहा जाए कि इस ड्रम में कितने लीटर पानी है, तो आप भी उसको काउंट कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, वो भी हो गया। कहा रहा है कि और उसका नामकरण करने के लिए, जब उसका हम नामकरण करेंगे संख्या का, अंक का, तो ही हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बोला कि कक्षा 10 की क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा 10 में या कक्षा 10 की क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? तो आपका जवाब आया 50। क्या आया? 50। तो जब 50 आया तो उस 50 का नामकरण करना है ना, तो 50 को हम ऐसे आप लिख देंगे, दर्शा देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाया? संख्या कहलाया। क्या कहलाया? संख्या कहलाया। तो जी हाँ, वही बताया गया आपको कि वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है या करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कक्षा 10 के क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो आपका जवाब आया 50। तो 50 केवल मुख से बोला गया है, लेकिन जब 50 को हम नामकरण करेंगे, लिखेंगे संकेतों के द्वारा, अंकों के द्वारा, संक्षिप्त
में हम क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे, तो वही चिन्हित ये अंक क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। ठीक, क्लियर हो गया। अब संख्या मैं बोलूं तो कितना होता है, तो संख्या आपका अनंत तक होता है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, डॉट डॉट अनंत तक हुए। हुआ ना। तो एक से लेके अनंत तक की जितने भी संख्या हैं, अगर इनको हम संकेत के द्वारा नामकरण कर दिए हैं, तो ये सब टोटल क्या कहलाई, संख्या कहलाई। क्या कहलाई, संख्या कहलाई। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब हमारे संख्या के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। संख्या मुख्य रूप से देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार हैं, तो मुख्य रूप से हम 10 प्रकार समझेंगे कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले संख्या में पढ़ा जाता है प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा गया, तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो देखिए दो डिफिनेशन दे सकते हैं। एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। एक से लेकर अनंत तक गिनती करने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एक से लेकर अनंत तक कहा जा रहा है ना, तो एक से लेकर अनंत तक गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपका आएगा इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डॉट डॉट कहाँ तक चला गया, अनंत तक चला गया। तो एक से लेके अनंत तक हुआ कि नहीं हुआ, एक से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, पहला क्वेश्चन उठेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, एक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, एक जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका पूर्ण संख्या। कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम बोलेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है कि जीरो से लेकर अनंत तक गिनती करने वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। सेम वही परिभाषा है, बस अंतर है कि यहाँ पर हम क्या बोले हैं, जीरो से या शून्य से। तो शून्य से लेकर अनंत तक गिनती करने वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 डॉट डॉट कहाँ तक हो गया, अनंत तक हो गया। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या और ये हो गया पूर्ण संख्या। दूसरा लिख सकते थे कि यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य सम्मिलित कर दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण बन जाती है। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन आ रहा है, शून्य आ रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। इन दोनों का अंतर अगर पूछा जाए, पूछा गया कि दो कौन सी संख्या है, तो आप ये दिमाग लगाइए कि सर जी कि दो आप कौन सा पूछे हैं, तो मैं तो केवल दो ही पूछा हूं। तो आप कहेंगे सर जी यदि शून्य सम्मिलित है तब तो दो पूर्ण संख्या है, और शून्य नहीं सम्मिलित है तो दो क्या माना जाएगा, प्राकृतिक संख्या माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूर्ण संख्या भी आपको क्या किया, समझा दिया। तीसरी पॉइंट हम चलेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटेगर्स। क्या कहा जाता है, इंटेगर्स कहा जाता है। इंटेगर्स, इंटेगर्स होता क्या है ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि पूर्णांक है क्या आपका। INTEGERS, इंटेगर्स माने होता है पूर्णांक, और पूर्णांक में बोला जाता है कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या। क्या क्या बोला गया है आपका, कि धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य से मिलकर, शून्य से मिलकर, शून्य से मिलकर बनी संख्या, बनी संख्या पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। जैसे, जैसे कह रहा कि धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य से मिलकर बनी संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्णांक। मतलब पूर्णांक में धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य होता है। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक। जैसे मान लीजिए हम एक सरल रेखा लेते हैं और इस सरल रेखा के बीचों बीच क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। तो शून्य के दाहिने तरफ आपका प्लस होता है, +1, +2, +3, +4 हो गया। इधर -1, -2, -3 और -4 हो गया। तो देखिए ये धनात्मक हो गया और ऋणात्मक, और ये क्या हो गया, शून्य। तो इन सभी से मिलकर जो संख्या बन रही है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। इसमें एक चीज आपको समझना है, जो ये शून्य है ना, तो शून्य आपका ध्यान दीजिएगा, शून्य न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है। दिमाग में रहना चाहिए कि शून्य न तो आपका धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है, या बोल सके कि शून्य न तो सकारात्मक है और शून्य न तो नकारात्मक है। तो आपको यह पूर्णांक भी समझ में आ गया। ठीक है, पूर्णांक के बाद हम चलते हैं चौथा टॉपिक पे, चलते हैं कि चौथा वास्तव में है क्या। चौथा, इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या। क्या पढ़ेंगे, सम संख्या। सम संख्या, ये जो आप पूरी टोटल संख्या लिखे हैं ना, इसी संख्या में से ही हम प्राकृतिक संख्या भी पता कर रहे हैं, पूर्ण संख्या भी पता कर रहे हैं, पूर्णांक भी पता कर रहे हैं। अब चलेंगे सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। क्या कहा जाता है, इवन नंबर। वास्तव में इवन नंबर होता क्या है, सम संख्या होता क्या है। तो सम संख्या हमने बोला कि इसी में से ही सम संख्या आपको मिलेगा। एक से लेके अनंत तक जितनी संख्याएं बनी हैं उसी संख्याओं में सम संख्या भी छिपा है, विषम भी छिपा है, भाज्य भी छिपा है, अभाज्य भी छिपा है। ठीक है ना, तो वही संख्या मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर इस संख्या में सम कौन है, तो पहले हम समझें कि सम संख्या किसे कहते हैं। एक लाइन में बोलेंगे कि जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। जो संख्या दो से पूरा पूरा क्या हो, कट जाए। जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब इसमें देखिए दो से कि कौन सी संख्या कट रही है, तो दो से मेरा एक तो कटेगा नहीं,
इसलिए एक नहीं है। लेकिन 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर आया 2, 2 से फिर 4 कटेगा आएगा 4, 2 से 5 कटेगा नहीं, 2 तियाँ 6, 2 से मेरा 6 कटेगा तो आएगा 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह बढ़ता चला जाएगा। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, अब 2 से 2 में पूरा का पूरा कट जाएगा, 2 दूना 4 खलास, 2 तियाँ 6 कट गया खलास हो गया, 2 चौक 8 पूरा का पूरा कट गया, 2 पंजे 10 पूरा का पूरा क्या हुआ कट गया। तो यहाँ पर सम संख्या 2 4 6 8 10, इसके बाद 2 2 जोड़ते चले जाएंगे, सम संख्या निकलता चला जाएगा। अगर पहली संख्या अगर पता चल गया तो पहली संख्या क्या निकला 2, अगर इसमें 2 जोड़ते जाएंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। तो ऐसे 2 2 जोड़ते चले जाएंगे तो सम संख्या बनकर आएगा, और वह सम संख्या 2 से पूरा पूरा क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है 2 है। ठीक, ये समझ में आपको आ गया कि सम संख्या किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 24 कौन सी संख्या है, सम है कि विषम है, तो आप तुरंत 2 से काट दीजिए। तो 2 से कटेगा तो 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, तो एक कट के कितना आया 12 आया। इसका मतलब 24 मेरा क्या है सम संख्या है। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब आगे हम चलते हैं विषम संख्या पर। विषम संख्या क्या होता है, 5वां नंबर है आपका विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओड नंबर। कौन सा नंबर, ओड नंबर। अब सुनिएगा विषम संख्या क्या है कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे, जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे, पूरा पूरा न कटे, जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। जैसे इसी में से देखिए 2 से क्या 1 कटेगा, नहीं कटेगा तो आ गया 1। क्या 2 से 2 कट जा रहा है ना, 2 एक कम 2 कट गया, तो मैं बोला कि 2 से न कटे, 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 7 नहीं कटेगा, 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 से 11 नहीं कटेगा। इसमें भी अगर पहली संख्या विषम पता चल गया तो 2 2 जोड़ते चले जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि विषम संख्या है क्या। तो यहाँ सबसे छोटी विषम संख्या क्या है 1 है, और एक छोटी विषम संख्या 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 11, फिर 11 में 2 जोड़ेंगे क्या निकल कर आया 13। तो 13 मेरा क्या है विषम संख्या है। अगर इनको देखा जाए, जांच किया जाए तो ये 2 से संख्या कटने वाली नहीं है। तो इस तरह हमने क्या किया विषम संख्या भी आपको बता दिया। तो आपको संख्या के प्रकार में प्राकृतिक संख्या समझा दिया, पूर्ण संख्या समझा दिया, पूर्णांक भी समझा दिया, सम संख्या भी अच्छे से समझा दिया, और विषम संख्या भी समझा दिए। अब हम चलते हैं संख्या के अगले प्रकार पर। शॉर्ट स्क्रीन लेना तो ले सकते हैं इसको आप। हो गया, ठीक। मेहनत करते चलिए, क्योंकि मेहनत का फल अच्छा ही मिलता है। और अपने लक्ष्य को टारगेट बनाए रखिए, लक्ष्य को आप अडिग ना होने दीजिए, एकदम खरा उतरिए अपने लक्ष्य पर। एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये ज्ञान लेना है, तो वास्तव में आपको टारगेट अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, और सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो वास्तव में अगर आप मेहनत करते चल रहे हैं, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वास्तव में लक्ष्य एक ना एक दिन तो अवश्य मिलेगा। तो हम चलते हैं अब संख्या के अगली प्रकार पर। हमने 5 प्रकार पढ़ चुका, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया, पूर्णांक पढ़ लिया, पूर्णांक पढ़ लिया,
पूर्णांक के बाद हमने सम पढ़ लिया, सम के बाद हमने विषम पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम इन पांचों संख्या के बाद छठवें नंबर पे आते हैं, जिसका नाम है अभाज्य संख्या। क्या नाम है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, इसको हम दो तरीके से आपको समझाएंगे प्राइम नंबर को, कि जो संख्या स्वयं वह एक से ही कटे, एक से ही कटे और किसी से नहीं, और किसी अन्य संख्या से, और किसी अन्य संख्या, और किसी अन्य संख्या से नहीं, न कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिएगा कि जो संख्या स्वयं वह एक से ही कटे, मतलब स्वयं से और एक से ही कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या इसी जो एक से लेकर हमने 20 तक डॉट डॉट अनंत तक लिखा है, इसी में एक से लेकर 20 तक जो संख्या दी गई है, इन्हीं संख्याओं में से कुछ ऐसे संख्या है जो स्वयं से कटेंगे, अपने आप से कटेंगे और एक से कटेंगे, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगे। वही हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। या करके हम दूसरा परिभाषा समझाएं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका केवल उभयनिष्ठ केवल एक होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ क्या होता है? एक होता है। इतना सॉरी, उभयनिष्ठ एक कह रहा हूं कि जिसका केवल दो से अधिक खंड नहीं होता है। अभाज्य वह संख्या होता है जिसका गुणनखंड करने पर दो ही खंड हो, तीसरा खंड ना हो। तो आई होप आपको यह परिभाषा अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो संख्या स्वयं वह एक से ही कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम इसमें से उठाएं तो एक है कि नहीं है ना। तो एक अगर उठाएंगे तो आप कहेंगे कि ये स्वयं से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है, लेकिन एक के खंड कितने हो रहे हैं? एक का अगर खंड करेंगे तो एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक, ऐसे बहुत इसके खंड हो रहे हैं और यह खंड अनंत तक जा रहा है। इसलिए एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब हम अगली संख्या उठाते हैं। कौन सी संख्या? दो। अब दो को उठाइए। अब दो का अगर खंड करेंगे, दो गुणे कितना हो रहा है? एक। अब क्या इसके अलावा और खंड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दो ही खंड है, इसलिए हमारा दो क्या माना जाएगा? अभाज्य संख्या। इस परिभाषा से चलिए कि दो यानी जो संख्या स्वयं और एक से ही कटे, तो देखिए दो दिया है तो देखिए दो से कटेगा ही, सही है, और एक से भी क्या होगा? कटेगा। तो स्वयं से भी कट रहा है और किससे कट रहा है? एक से भी कट रहा है। तो जो संख्या स्वयं से और एक से, इन दोनों से कटे और किसी से ना कटे, आप अगर दो को देखा जाए किसी भी अंक का, 9 से दो कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, किसी अन्य संख्या से न कटे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। जैसे आएगा दो। दो के बाद किसका नंबर आएगा? दो के बाद तीन आएगा। कैसे आएगा? अगर हम तीन उठाते हैं तो तीन, देखिए तीन गुणे कितना हुआ? एक। एक तो समझने का तरीका हुआ कि इसके दो ही खंड हुए तो भी अभाज्य हो गया। अब दूसरा देखना कि ये तीन से यानी स्वयं से कट रहा है और किससे? एक से कट रहा है। तो जो संख्या स्वयं से और एक से ही कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या आएगा आपका? तीन आएगा। तीन के बाद ऐसे हमारा पाँच आएगा। पाँच के बाद क्या आएगा? सात आएगा। सात के बाद क्या? नौ। नौ नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? देखिएगा, क्योंकि नौ को खंड करेंगे तो तीन गुणे क्या होगा? एक हो गया। क्लियर हो गया। और ये स्वयं से भी कटेगा। तो देखिए पहले तो स्वयं से देखिए, नौ से कटा कि नहीं कटा? स्वयं से भी कटेगा, तीन से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है। तो देखिए स्वयं से भी कटा, एक से भी कटा और किसी अन्य संख्या से भी क्या हुआ? कटा। इसलिए नौ आपका अभाज्य
नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 3 5 7 डॉट डॉट कहाँ तक हो गया, अनंत तक हो गया। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अब इसमें प्रश्न उठेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो रहा है, 2 हो रहा है। बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है यूपी टेट के प्रश्न पत्रों में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम 7वें पॉइंट पे चलते हैं। अभाज्य के बाद आते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है, भाज्य, जिसको बोलते हैं कंपोजिट बोलते हैं, COMPOSITE नंबर। ठीक है ना। अब कंपोजिट नंबर मुझे समझना है कि क्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का सबसे आसान परिभाषा आपका है कि ये क्या करता है कि जो संख्या स्वयं व एक से कटे, जो संख्या स्वयं व एक से कटे और अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे, तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। फिर से सुनिएगा कि जो संख्या स्वयं व एक से कटे, मतलब जो संख्या स्वयं से, अपने से भी कटे, एक से भी कटे और अन्य संख्या से भी क्या हो, कटे, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी आप अगर सोचे कि भाज्य संख्या को और अच्छे से कैसे समझें, तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड करने पे 2 या 2 से क्या होता है, अधिक होता है। 2 से अधिक खंड होगा, अवश्य होगा। तो देखिए स्वयं से भी कटेगा, एक से भी, अन्य किसी। अब इसमें से कोई भी उठा लीजिए। अगर हम यहाँ पर 4 उठाते, क्या उठाते हैं, 4, तो 4 उठा लिए। अब एक क्यों नहीं उठाए, एक अगर उठाते हैं तो एक का कई खंड हो रहा ना, एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक, ऐसे बहुत सारे खंड हो रहे हैं। तो इसका कहीं पर निश्चित तो खंड रुक नहीं रहा है, इसलिए एक ना तो आपका भाज्य है और ना तो अभाज्य है। क्लियर हो गया। 2 उठा लीजिए, तो 2 का खंड 2 गुणे 1, केवल 2 ही खंड हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 अपने से कट रहा और स्वयं से किसी और से कट नहीं रहा, इसलिए 2 भी आपका भाज्य नहीं है। 3 उठाइए, तो 3 का 3 गुणे 1, तो स्वयं से कट रहा है, एक से कट रहा है, किसी और से कट नहीं रहा, इसलिए भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा 1 2 और 3 जो है भाज्य संख्या नहीं है। अब आती है बारी किसकी, 4 की। अब 4 पे जरा ध्यान लगाइए, तो 2 गुणे 2 गुणे 1, ये हो गया। 2 से अधिक खंड हुआ, एक पहचाने मिल गया। दूसरी चीज देखिए, 4 से स्वयं से कटा, एक से कटा और किसी अन्य संख्या से भी क्या हुआ, कटा, मतलब स्वयं से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है किसी अन्य संख्या से। तो जो संख्या स्वयं से, एक से और किसी और से भी कटे तो क्या होता है आपका, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। 4 के बाद किसका नंबर आएगा, 6। 6 के बाद किसका नंबर आएगा, 6 के बाद नंबर आएगा 8। 8 के बाद किसका नंबर आएगा, 9। 9 के बाद किसका आएगा, 10। 10 के बाद किसका आएगा, 12। इस तरह से अनंत तक जाएगा। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसमें आपका प्रश्न उठा पहला कि एक नोट आप जाने रहिए, नोट क्या है, कि नोट में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। क्लियर, समझ में आ गया ना। एक न तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। अब यहाँ प्रश्न उठा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब अगले संख्या के नंबर पे चलते हैं। तो हमने 7 नंबर पढ़ लिया, 8वां नंबर चलते हैं। 8वां नंबर जो है आपका वो है सह अभाज्य। क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है,
को प्राइम नंबर। अब वास्तव में देखना कि को प्राइम नंबर क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, को प्राइम नंबर जो हमारा है इसको ऐसा बोला जाएगा कि जिन दो संख्याओं को, तो देखिए 1 से लेके 20 तक है, लेकिन अब दो दो की बात चल रही है, कि जिन दो संख्याओं का मैं सपै क्या हो, एक हो, जिन दो संख्याओं का मैं सपै क्या हो, एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल उठाया जाए तो एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं 14 और 15, क्या लेते हैं, 14 और 15। अब 14 15 को अगर मैं सपै निकाला जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 14 एक कम 14 बचा एक, एक में 14 का भाग देंगे तो एक एक कम एक कट गया, 4 एक चौके कितने हो गए, 4, कट के कितना आया, एक आया। तो हमारा क्या हुआ कि जिन दो संख्याओं का मैं सपै कितना हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें आपका 5 कामा क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 कामा क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। ऐसे और संख्या उठा सकते हैं, 8 9 और क्या उठाएंगे, 12। अगर यहाँ दो से अधिक संख्या, तो यहाँ पर दो से अधिक संख्या तो हम तो ले लिए हैं, लेकिन मैं सपै कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सह अभाज्य संख्या क्या है। तो सह अभाज्य संख्या आपका ही होता है कि जिन दो संख्याओं का मैं सपै कितना हो, एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और यह क्लास 10वीं में आपका बहुविकल्पी प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सह अभाज्य संख्या है। तो 4 विकल्प रहेंगे, उन चारों विकल्पों में से आपको जांचना होगा कि किसका मैं सपै एक आ रहा है। जिसका मैं सपै एक आएगा, समझ लीजिएगा कि वही विकल्प क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्लियर, समझ में आ गया। सह अभाज्य के बाद आता है अगली पॉइंट, युग्म अभाज्य संख्या। क्या नाम है उसका, 9वां नंबर है युग्म अभाज्य संख्या। युग्म युग्म अभाज्य युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है, युग्म अभाज्य संख्या होती है ऐसी कि ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जिसका अंतर, ध्यान दीजिए, जिसका अंतर क्या हो, दो हो। ध्यान दीजिएगा कि युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी अभाज्य संख्या जिसका अंतर कितना हो, दो हो। मतलब ऐसी अभाज्य संख्या जिसका अंतर कितना हो, दो हो, उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 11 और 13, क्या लिए, 11 और 13। अब 11 और 13 का अगर अंतर होगा तो कितना आएगा, दो आएगा। कितना आएगा, दो। लेकिन ध्यान रहे, युग्म जो लेंगे, जोड़ा जो लेंगे, वो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो मैं वही बोला हूं कि ऐसी अभाज्य संख्या जिसका अंतर कितना हो, दो हो। तो 11 और 13 ये दोनों अभाज्य हैं, लेकिन अंतर कितना आ रहा है, दो आ रहा है, इसलिए क्या माना जाएगा, अभाज्य संख्या माना जाएगा। ऐसे आप कोई और उठाइए जिसका अंतर दो ही हो, जिसका अंतर क्या हो, दो ही हो। कोई ऐसा दिखाई दे रहा है आपको जिसका अंतर क्या हो, दो ही हो। अब यहाँ पर 1 और 3 न उठाइएगा, क्योंकि एक न तो आपका अभाज्य है, न तो भाज्य है। इस तरह से कोई दूसरा उठाइए, 3 और क्या उठाएंगे, 5। क्या उठाएंगे, 3 और क्या उठाएंगे, 5। अब 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, लेकिन इनका अंतर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है ना। तो आप ऐसे इसमें से छांट कर दो ऐसे अभाज्य संख्या उठाइएगा जिसका अंतर क्या हो, 2 हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, संख्या के प्रकार में हमने 9 प्रकार पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन अभी हमारा चैप्टर का हेडिंग निकल कर नहीं आया, आने वाला है। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि एक एक कड़ी हम आपको बताते चल रहे हैं स्पष्ट भाषा में। ठीक है ना। तो हम 9वें के बाद चलते हैं 10वें नंबर पर। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं इसको आप।
यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि आपको समय से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप पर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम और विषम हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? भाज्य पढ़ा था। भाज्य के बाद क्या पढ़ा था? अभाज्य पढ़ा था। अभाज्य के बाद क्या पढ़ा था हमने? अभाज्य के बाद पढ़ा सह अभाज्य पढ़ा। सह अभाज्य। सह अभाज्य के बाद हमने पढ़ा था युग्म अभाज्य संख्या पढ़ा, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, युग्म अभाज्य संख्या पढ़ लिया। अब ये हो गए सब 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने हो गए? 9। अब हम 10वां पॉइंट चलते हैं। 10वां पॉइंट आपका होता है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? दिमाग में लगाइएगा कि रेशनल नंबर है क्या, कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कह रहा है? कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन लिखेंगे जहां q इज नॉट इक्वल टू शून्य, मतलब q के जगह पर शून्य नहीं होना चाहिए। अगर q के जगह पर शून्य हो गया तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हमने इसी संख्या को देखा और इसी संख्या को देखने में हम बोलें कि परिमेय संख्या कैसे होगा। जैसे मैंने लिखा 8, क्या लिखा? 8। अब 8 आपका परिमेय संख्या है, तो हम इसे क्या करेंगे? 8 को p/q के रूप में लिखेंगे, तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि हर संख्या परिमेय संख्या हो सकती है कब? जब उसके बटे हम 1 लिख देते हैं तब। जैसे 1 है तो 1 परिमेय संख्या है जी, बोलेंगे हाँ सर जी 1 परिमेय संख्या है, जैसे ही बटे 1 कर देंगे। 2 है, हाँ सर जी है, क्योंकि 2 के बटे हम क्या कर देंगे? 1। जैसे 2 के बटे 1 करेंगे तो ये p/q के रूप में क्या होगा? आ जाएगा। तो p/q के रूप में आ गया, इसलिए 8 क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे दे दिया गया 13, तो हम पूछें 13 परिमेय संख्या है, तो आप कुछ न दिमाग लाए, क्योंकि संख्या है, तुरंत इसके बटे क्या बनाओ? 1। 1 जैसे बनेगा तो p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? जैसे p/q के रूप में हुआ, तुरंत समझ लीजिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? लेकिन एक चीज ध्यान देना, जहां q के बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। क्या यहां q की जगह पर शून्य है? नहीं है। क्या यहां q की जगह पर शून्य है? नहीं है। इसलिए q की जगह पर शून्य नहीं होना चाहिए। अगर 8/0 है तो ये p/q के रूप में है। 8/0 जो है यह p/q के रूप में है, लेकिन यहाँ पर q की जगह पर क्या आ गया? शून्य आ गया, इसलिए 8/0 परिमेय संख्या नहीं है। 8/0 जो है परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 8/0 को हम p/q तो लिख दिए, लेकिन यहाँ q की जगह पर क्या है? शून्य है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। क्या होना चाहिए? कोई ना कोई अंक होना चाहिए था। अगर 8/0 का मान पूछा जाए तो 8/0 का मान क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे यदि आप शून्य कर देते हो तो वह संख्या हमेशा अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। लेकिन 8 बटे यानी 0/8 लिखते हैं ना, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा? शून्य ही आएगा, क्योंकि 0/20 लिख देते हैं तो आंसर क्या आएगा? शून्य। 11 0/11 लिखते हैं तो आंसर कितना आएगा? शून्य आएगा। लेकिन अगर 11/0 लिखते हैं तो इसका मान क्या आएगा? अनंत आएगा। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं आपको
परिमेय संख्या के एग्जाम्पल पर जैसे लिख सकते हैं 2/4, 3/2, 6/4, ये आपके क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद हम चलते हैं 11 नंबर है आपका अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, जिसको हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए अपरिमेय संख्या जो होता है, बोलेंगे कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में न लिख सके या न व्यक्त कर सकें। ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में न लिख सके तो वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर संख्या कर्णी के अंदर 3 दिया गया है, तो क्या आप इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्णी 3 का मान होता है 1.73, क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर दशमलव आ गया और इसका मान कहीं शांत होने वाला नहीं है, ऐसे मान बढ़ता चला जाएगा। कर्णी 2 का मान होता है 1.414, क्योंकि फिर आगे चलेंगे तो 414 414 होता चला जाएगा। तो जहाँ एकदम शांत हो जाए वही हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन ये तो अशांत में आ रहा है, इसलिए क्या है? अपरिमेय है। तो जितने भी कर्णी में मान आते हैं, केवल जिसका वर्गमूल न निकले वही हमारा अपरिमेय होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कर्णी 4 लेते हैं, कर्णी 3 लेते हैं, कर्णी 9 ले लेते हैं, कर्णी 11। अब इन चारों में से पूछा जाए कौन अपरिमेय संख्या है, तो आप दिमाग में लगाइए। कर्णी 4 का मान होता है 2, कर्णी 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। लेकिन कर्णी 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, दशमलव में निकाल सकते हैं। कर्णी 9 का कितना होता है? 3। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए वो होता है परिमेय, और जिसका वर्गमूल न निकले वो होता है अपरिमेय। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है। हाँ, एक चीज आपकी यूपी टेट में बार बार क्वेश्चन 1-2 साल के अंतराल पे अवश्य पूछता है कि पाई क्या है, या निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन है। पाई दिया रहता तो आप लिख देंगे कि पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 तो मान होता है, लेकिन इसको काटेंगे तो यह शांत नहीं होगा, बल्कि किस में होगा? अशांत आवर्ती में होगा। इसलिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आपको अपरिमेय भी संख्या समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं वास्तविक संख्या, जो आपका चैप्टर नंबर 1 था मैथ का। उस मैथ का अब हेडिंग निकल के आया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, 12 नंबर पे आया वास्तविक संख्या। कैसा संख्या? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। रियल नंबर की वास्तविक संख्या है क्या? तो दिमाग में लगाइएगा कि जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव है, ध्यान दिमाग में सेट करिएगा कि जिन संख्याओं का जिन जिन संख्याओं का जिन संख्याओं का कोई भी मान जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, तो वह उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम उन संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ सेट कीजिएगा, कह रहा कि जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव है, यानी जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव है, यानी कोई ना कोई मान उसका निकल के आए, वही हमारा क्या कहलाता है? संख्या, वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 और 4। अब ये जो मेरे पास एग्जाम्पल हैं, ये आपके धनात्मक
पूर्णांक और क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य है, तो ये सभी न सभी का कुछ ना कुछ क्या है, मान निकल के आया। तो कोई ऐसा चीज हम वस्तु गणना करते होंगे तो कहीं पर माइनस आता होगा, कहीं पर प्लस में आता होगा, कहीं पर शून्य आता है। तो ये बोला कि जिन संख्याओं का कोई भी मान क्या हो, संभव है, तो कोई ना कोई मान क्या है, संभव है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे फिर हम ले लेते हैं 22 बटे क्या ले लिए 7 या 3/8। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो परिमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या ही हुआ। परिमेय क्यों, क्योंकि बोला है कि कोई भी मान संभव है। तो भाई कह रहे हैं कि कोई भी सवाल आप लगा रहे हो तो सवाल का कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। कहीं हो सकता है बटे में आए, परिमेय संख्या में आए, तो परिमेय संख्या में आया, तो यहाँ कह रहा कि कोई भी मान संभव है। इसका मतलब 22/7 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। फिर हल करते गए, कोई सवाल का मान 3/8 आ गया, तो जानो क्या है, वास्तविक संख्या है। समझ में आ रहा ना। ऐसे फिर हम क्या करते हैं, कहीं पर ऐसा सवाल लगाते हैं कि मान दशमलव भी आता है, 3.414, 3.414 आ गया, या मान लीजिए 1.33 ऐसे डॉट डॉट 3 आता चला गया। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा चीज वस्तु होता है नापने में कि उसका मान ऐसे लगातार क्या होता, बढ़ता जाता, फिर भी क्या हुआ, उसका कोई ना कोई मान क्या है, संभव है, इसलिए वह हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। ऐसे अंडर रूट में भी आ गया, करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5। तो कहीं पर ऐसा भी होता कि सवाल जब हम लगाते हैं तो सवाल लगाते वक्त क्या होता कि अंडर रूट के अंदर 3 ही आ गया, अंडर रूट के अंदर 2 ही आ गया, अंडर रूट के अंदर 5 ही आ गया, तो कोई ना कोई मान संभव हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए जितने भी संभवतः मान निकलते हैं, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव है तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। कुछ भी निकल के आया, जानो क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। अब किताबी परिभाषा आप समझिए, किताबी परिभाषा यह बताया गया है, आपको एग्जाम्पल नोट करना तो कर सकते हैं। किताबी परिभाषा आपका है वास्तविक संख्या का, ध्यान से सुनिएगा, कि सभी परिमेय, क्या बोलेंगे, सभी परिमेय व अपरिमेय, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है कि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब है कि हमारा कहीं पर अगर सवाल लगाते वक्त क्या हुआ, आंसर परिमेय में आ गया, बटे में आ गया, तो हमारा क्या बन गया, परिमेय संख्या। फिर सवाल लगाते समय कहीं आंसर आ गया क्या, अपरिमेय मतलब करड़ी में आ गया, तो समझ लिए क्या है, वास्तविक संख्या। इसीलिए बोला गया कि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर। अब आपको समझ में आ गया कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लास्ट हेडिंग आपको बता रहे हैं पूरे परिचय के साथ, जिसका नाम है 13 नंबर है आपका, 13 नंबर है आपका अवास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होता है, अनरियल नंबर क्या होता है, अनरियलिस्ट क्या होता है। अवास्तविक संख्या आपका जो है, इसको आप अच्छे से समझेंगे कि अवास्तविक है, यदि किसी संख्या का वर्ग, यदि किसी संख्या का वर्ग, यदि किसी संख्या का वर्ग, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, क्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, तो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा, कह रहा है अवास्तविक संख्या कि यदि किसी संख्या का वर्ग, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो वह अवास्तविक कहलाता है। जैसे ए हो गया आपके करड़ी के अंदर -4, कामा करड़ी के अंदर -3 हो गया ना। तो ये जो हो गया करड़ी के अंदर -1/5। तो देखिए कह रहा कि यदि किसी संख्या का वर्ग, तो ये किसी संख्या का क्या हो गया, वर्ग हो गया।
और ऋणात्मक संख्या हो तो वह क्या कहलाता है? अवास्तविक। तो करड़ी के अंदर अगर माइनस मान है तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? अवास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, संख्या के प्रकार में हमने 13 प्रकार के संख्या के बारे में आपको अध्ययन कराया और इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगर आपको यह वास्तविक संख्या मैथ के परिचय के बारे में बेसिक जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको हम समय से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक पर, तो दूसरे वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।